यस, पावर पॉइंट में बार ग्राफ ले सकते हैं। आई डिड नॉट शो टू ऑल ऑफ यू दोज बार ग्राफ्स, क्योंकि आपको एक्चुअली ड्रॉ करके बताया तो अच्छा दिखाई देता है वो। ठीक है, अभी अच्छा ये कल के डाउट्स है टेस्ट के। अभी इस चैप्टर में डेटा हैंडलिंग चैप्टर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एमटीसी के, जो भी डाउट्स है आपके पहले 20 क्वेश्चन में। उसके पहले मैं एक पूरा क्विक रिकैप बता देता हूँ इस पूरे चैप्टर का। हम फास्ट एक समरी करके लिख लेंगे पूरे चैप्टर का। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, व्हाट डू वी मीन बाय डेटा। सर ये क्लियर कर दो ना। क्लियर कर दिया बेटा, स्क्रीन पूरा क्लियर है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट डू वी मीन बाय डेटा। कैन एनीबॉडी टेल? The collection of raw observations is known as data. हाँ, Data. the collection of raw observation is called data. raw It's called data. observations। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये कितनी बार आए हैं वो हमने देखा। दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन ऑब्जर्वेशन अकर्स। ये आपको मैं इसीलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी वर्ड बाद में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसका एग्जांपल देखो, समझो 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 ऐसे हमने ऐसे लिखा। तो मैंने अगर आपको पूछा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितना है, बोलो। 2 कितनी बार आया है? 3 बार, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? 3। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितना रहेगा? 3 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? 2। समझ में आया? Yes sir. ओके। रेंज का मतलब क्या बोला था? Highest observation minus lowest observation. वेरी गुड। बाद में मोड का मीनिंग क्या बताया था? The observation which occurs more number of times or occurs is known as mode of the given data. Yes, observation which occurs maximum number of times। ठीक है, तो इस डेटा में आपको मोड रहेगा आपका 4, क्योंकि ये 4 बार आया है। ओके, सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए मोड रहेगा 4। इसके बाद हमने मीन देखा, अरिथमेटिक मीन या फिर उसको एवरेज भी बोलते हैं। Sum of observation upon number of observations. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन Total number of टोटल observations. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला देखा। उसके बाद मीडियन का देखा था। मीडियन के 2 केसेस होते हैं। केस The 1, given observation अगर n ऑड है, the median of the data. n+1 upon 2th ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन अगर n ऑड है, और n अगर इवन है, n upon 2 plus n plus 1 upon 2. n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ओके, ये दोनों ऑब्जर्वेशन का हम एवरेज लेते हैं, सम अपॉन 2। ये मीडियन रहता है। n मतलब क्या है? n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Yes. ठीक है, तो इतना हमने इस चैप्टर में देखा। फिर लास्ट में हमने देखा था अबाउट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है Number of outcomes favorable to A upon total number of
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। हाँ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला लिखा था। अभी इसमें बहुत बार ये 3-4 वर्ड यूज होते हैं। ये वर्ड बताने के लिए मैं एक्चुअली ये रिवीजन ले रहा हूँ। कभी कभी वर्ड यूज होता है सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना रहता है? 100%। ओके, इसको हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं। मतलब क्या है, ये अकर होगा ही होगा 100%। ओके, इसका एग्जांपल आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर। 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे थे, याद है सब लोगों को? लास्ट एक्सरसाइज, डू यू रिमेम्बर? Sir, you are younger than tomorrow. हाँ, सी यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, ये कौन सा था? सर्टन टू हैपन था, है ना? तो इसी को हम बोलते हैं सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट। इसका प्रोबेबिलिटी 100% रहता है। इसको हम देंगे नंबर 1। फिर नंबर 2, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 0%, ये कभी भी नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? A dice when tossed shall land up with 8 on the top. हाँ, ये थर्ड एग्जाम्पल। आपको पता है कि डाई अगर हमने टॉस किया तो उसके ऊपर 1 2 3 5 6 6 ही डॉट रहते हैं मैक्सिमम। उसके टॉप फ्लोर पे, सरफेस पे, टॉप सरफेस पे आपको कभी भी 8 नहीं मिल सकता। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। उसका प्रोबेबिलिटी 0% रहता है। ओके, और तीसरा है, हम प्रोबेबिलिटी बोल नहीं सकते, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ओके, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। तो ये ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं अनसर्टन इवेंट्स। अनसर्टेन इवेंट्स। तो इनका प्रोबेबिलिटी जो है, इनका प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी को समझो हमने पी लिया, तो इनका प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा रहेगा और 100% से छोटा रहेगा। या फिर इनका प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में लिया तो 0 और 1 के बीच में आएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। अगर वो 0 है तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। 100% है मतलब 1 है इक्वल टू 1, तो उसको हम बोलेंगे सर्टन इवेंट, श्योर इवेंट। समझ में आया सबको? ओके, तो ये पूरा क्विक रिकैप था पूरे चैप्टर का। इसके फोटोज मैं भेज दूंगा, बाद में आप लिख लेना। आपको समझ में आया ना सबको? Yes, sir. Okay, now let us discuss the doubts from MTG level 1। ये लेवल 1 के डाउट्स हम लेंगे। पहले 20 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, उसमें से डाउट पूछ लो। उसके पहले आज का होमवर्क है लेवल 1 पूरा रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। लेवल 1 में कितने हैं रे टोटल? सर मेरी लेवल 2 भी हो गई है। वेरी गुड। अभी आज का होमवर्क है लेवल 1 रिमेनिंग क्वेश्चंस, लेवल 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन टाइप, सब्जेक्टिव, इंटीजर टाइप, हॉट्स कॉर्नर। मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है एमटीजी का। सर आप बोलेंगे इतने सारे को क्यों दिया होमवर्क सर? क्योंकि अगला लेक्चर हमारा डायरेक्टली अभी फ्राइडे को है। तो फ्राइडे तक आपके पास 3 दिन है। 3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके पूरा कंप्लीट कर लेना होमवर्क, ठीक है?
और Sir, जो भी डाउट्स level है one- वो हम फ्राइडे सैटरडे को डिस्कस करेंगे। देखो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो बिंदास क्लास में पूछना है, और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट सॉल्व करो। किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर वो नहीं सॉल्व होता है तो सर जिंदाबाद। सर जिंदाबाद मतलब सर को डाउट पूछो क्लास में, मुझे डाउट पूछो क्लास में, ठीक है? हाँ पूछो बेटा, बोलो कौन बोल रहा था? 7, 8 and 10. सर उसमें ज्यादा सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखने की जरूरत है लेवल 1 लेवल 2 में। लेवल 1 लेवल 2 में जिस क्वेश्चन में स्टेप्स जरूरी है उसी क्वेश्चन में स्टेप्स लिखना है सॉल्यूशन के। बाकी के क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट ओरली आंसर आता है तो बस वहां पे करेक्ट ऑप्शन लिखो। मतलब अगर समझो एक क्वेश्चन है, उसका ओरली आंसर आ जाता है कि ओके, इसका ओरली आंसर आ गया, समझो फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए मीन, ये आंसर आया, तो बस इतना ही लिखो। ये ओरली बता दिया आपने। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, मीन फाइंड आउट करो, तो आपको सम अपॉन टोटल नंबर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको ये सब कैलकुलेशन लिखना है। ओके, जहाँ पे स्टेप्स जरूरी है वहां स्टेप्स लिखो, जहाँ पे ओरली आंसर आता है वहां पे डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन लिखो। बस ऐसा सॉल्व करना है होमवर्क। समझा सब लोगों को? यस। ठीक है, चलो डाउट्स के क्वेश्चन नंबर्स बताओ अभी, पहले 20 में से, या फिर जिन्होंने ज्यादा सॉल्व किया तो बाकी के डाउट्स के नंबर भी आप बोल सकते हैं। Sir, Yes. 6, 7, 8, 16, 17, 5, 16, 17, Sir, 16. 15, 10, 10, Sir, 1. 16, 17, 16, 17, 4, 4, 18, 2, Sir, 1. 1, Sir, 1, 2, 3. सारे के सारे क्वेश्चन मुझे ही पूछ रहे क्या रे? Sir, 2, 3 also. And 4. you are telling me to solve everything. आपने कुछ सॉल्व किया कि नहीं? Yes, सर हमने सॉल्व किया तो इसलिए कि सबके मिलकर डाउट है ये। ओके ओके, लेट अस डिस्कस ऑल द डाउट्स इन सीक्वेंस। ठीक है, सर जिंदाबाद चलो सब Sir? लोग एमटीजी का बुक सामने रखो, लेवल 1 पेज नंबर 67। Sir, there are 16 doubts total नो प्रॉब्लम, नो out of प्रॉब्लम। 20. ये चैप्टर ही ऐसा है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं एमटीजी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्टैटिस्टिकल डेटा? स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे देखो, द नेम्स ऑफ द ओनर्स ऑफ शॉप्स लोकेटेड इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, द लिस्ट गिविंग द नेम्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्रीज, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन। स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब जिसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो नंबर के फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको जो डेटा मिलेगा वो नाम आएंगे। वहां पे आपको वहां पे लिस्ट बनाना है, नेम्स ऑफ ओनर्स ऑफ द शॉप। ओके, तो आपने अगर सारे दुकान के ओनर के नाम लिखे तो उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब वहां पे डेटा नंबर्स में आना चाहिए, ऐसे जो हमने अभी लिखा ना 1 1 2 2 3 3 ऐसे आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि वहां पे आपको लिस्ट बनाना है नाम का। दूसरे ऑप्शन में स्टेट्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, ये स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है। स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब नंबर्स आने चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा। तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। समझा सब लोगों को? यस सर। और ऑप्शन डी में आपको Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल पूछा गया। वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल मतलब आपके एरिया में कितना मिलीमीटर रेन हुआ। ओके, तो समझो परभनी में हुआ 2 मिलीमीटर, ये बहुत कम है। 20 मिलीमीटर, बाद में नांदेड़ में हुआ 30 मिलीमीटर,
ऐसे। तो ये डेटा स्टैटिस्टिकल हो गया। स्टैटिस्टिकल मतलब यहाँ पे नंबर्स आएंगे, तो ये याद रखना है, डेटा मीन्स, स्टैटिस्टिकल डेटा मीन्स द नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन, which measures of central tendency best describes the data of most demanding size of shoe after sale? देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, आप चाहे तो इसको बताने के लिए यू कैन गो टू पेज नंबर 56, या फिर मैं ओरली अभी बता देता हूँ कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये 3 है, मीन, मीडियन एंड मोड। ये जो 3 है इनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेटा, हाँ इसमें सॉरी, इसमें रेंज भी हम काउंट कर सकते हैं, आई एम सॉरी, रेंज भी हम ले सकते हैं, क्योंकि रेंज से भी हमें डेटा के बारे में हम बोल सकते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब उस डेटा का भार कहाँ पे जा रहा है, ओके, उसका सेंट्रल पॉइंट। मीडियन क्या बताता है, मिडल नंबर। मीन मतलब एवरेज। मोड मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है। रेंज मतलब उसका स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ऐसे। तो इसकी वजह से हमें डेटा के बारे में हम बोल सकते हैं, इसीलिए इन चारों को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अभी हमें पूछा गया कि द मोस्ट डिमांडिंग साइज ऑफ शू, मतलब समझो आप शू खरीदने के लिए गए हैं और आपके पैर को और अभी जनरली जो भी एज 15 ईयर से लेके 50 साल वाले सारे लोग जनरली उनके पैर का साइज रहता है 8, ओके। तो 8 नंबर का ही शूज सबसे ज्यादा बिकता है, या फिर 9 नंबर का शूज सबसे ज्यादा बिकता है। तो मतलब यहाँ पे हम अगर एक लिस्ट बनाए कि ये सारे कस्टमर आज मेरे दुकान में आ गए, समझो हमारा शूज का शॉप है, तो मैंने देखा कि दिन भर 100 कस्टमर्स आ गए। 100 में से 70 कस्टमर्स ने 9 नंबर का शूज लिया और बाकी के 20 कस्टमर्स ने 8 नंबर का शूज लिया और 10 कस्टमर्स ने 7 नंबर का शूज लिया। तो इसका मतलब ये 9 सबसे ज्यादा बिक रहा है, ओके। तो 70 कस्टमर्स ने 9 नंबर का शूज वो डिमांड किया। तो अभी सबसे ज्यादा शू कौन सा बिका, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे मोड से, क्योंकि मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। समझा क्या सब लोगों को? Yes, sir. इस डेटा का मोड Yes, क्या है, sir. इस डेटा का मोड क्या है, 9, क्योंकि 9 नंबर का शू सबसे ज्यादा लोगों ने लिया है, परचेस किया है, ओके। तो इसीलिए मोड क्या बताएगा, डिमांडिंग साइज ऑफ शू। डिमांडिंग मतलब सबसे ज्यादा डिमांड कौन से शूज का है, कौन से साइज के शू का है, 9 नंबर वाले का। समझा क्या सब लोगों को? Yes, sir. ओके। तो ऐसे आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। सो मोड इज द आंसर। मोड ये डिमांडिंग साइज ऑफ द शू बताता है। डिमांडिंग मतलब जो सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं, ओके। नेक्स्ट, डाउट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, the probability of choosing a boy from a class of 34 students if there are 13 girls। देखो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल अपॉन टोटल। अभी अगर मुझे बॉयज का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो टोटल स्टूडेंट्स है 34, ओके, और उसमें 34 में से 13 की क्या है, गर्ल्स है, 13 आर गर्ल्स।
तो बॉयज कितने मिलेंगे हमें? बॉयज मिलेंगे 34 माइनस 13, तो कितने आएंगे? 21 बॉयज। 21. तो इसीलिए बॉयज का प्रोबेबिलिटी रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 21/34, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, अगर यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स पूछा तो टोटल स्टूडेंट्स है 34 और गर्ल्स कितने हैं? 13, तो 13/34 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। तो फेवरेबल म्हणजे कितने हैं और टोटल अपॉन में कितने हैं टोटल। ओके, बॉयज के लिए बॉयज है 21 अपॉन टोटल 34, गर्ल्स कितने हैं? 13 अपॉन टोटल 34। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हमें यहाँ पे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बॉय, बॉय का प्रोबेबिलिटी पूछा है, इसीलिए हमें ऑप्शन ए लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स पूछा जाता तो ऑप्शन बी आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी समझा सब लोगों को? ये सारे क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसीलिए फाउंडेशन का जरूरत है। नहीं तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, हाँ, उसके सॉल्यूशन भी सारे जगह दिए हुए हैं, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आता है। ओके, रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन, क्वेश्चन नंबर 4 डाउट पूछा ना रे सब लोगों ने? ओके, ओके, रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 4 मैचेस आर, 4 मैच में उसने स्कोर किया, पहले मैच में 27, दूसरे मैच में 50 भी लगाया, 83 बनाए, बेचारे का सेंचुरी मिस हो गया, तीसरे मैच में 64, चौथे मैच में 56। ये 4 मैच का स्कोर है। अभी 5वें मैच ने उसने 75 रन्स अगर बनाए, इफ ही स्कोर 75 रन्स इन 5th मैच, देन हिज एवरेज स्कोर विल बी। देखो, सबसे पहले हम इन 4 मैच का एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ 4 मैचेस। Sir, means we have to plus, no? 27 plus 83 plus 64 plus 100. 56 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा क्यों किया डिवाइडेड बाय 4? क्योंकि हम 4 ही मैच का एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज ऑफ 4 मैचेस, तो इसीलिए चारों का एडिशन अपॉन 4। ठीक है, ये कितना आएगा? काउंट करो, 220/4. 6 plus 4 10, 10 plus 3 13 plus 7 20, carry 2, 2 plus 5 7 plus 6 13 plus 8 21 plus 2 23, 230 upon 4। 230. ये कितना आया? 4 5 जा 20, 4 7 जा 28. 4 7 जा 28, 4 5 जा 20. 4 5 जा 20, 57.5। ये आया पहले 4 मैचेस का एवरेज। अभी हम पूरे 5 मैचेस का एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ 5 मैचेस। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे पांचों का सम लेना पड़ेगा, है ना? ऑलरेडी हमने 4 का सम लिया ही है, तो ये चारों का सम है 230, प्लस उसमें 75 ऐड करने पड़ेंगे 5वें मैच के, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 आएगा, क्योंकि 5 मैच का एवरेज निकाल रहे। तो ये कितना आएगा देखो, 230 प्लस 75, ये आएगा 305. 305 अपॉन 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 61। देखो, 4 मैच का एवरेज मिला 57.5 और 5 मैच का एवरेज मिला 61। तो अभी इन्होंने क्या बोला, इफ ही स्कोर 75 रन्स इन 5th मैच, then his average score will increase by 3.5, decrease by 3.5, increase by 2, decrease by 2.5। तो यहाँ 5 मैच के बाद उसका एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया, और कितने से बढ़ गया वो आपको सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, 3.5 से बढ़ गया, है ना?
कि 2.5? Increase by 3.5. सब्ट्रैक्शन कितना आता है? 3.5. मुझे लगता है 2.5 आता है सब्ट्रैक्शन। नहीं सर 3.5 चाहता। No, sir. सब्ट्रैक्शन कितना आता है? 3.5। ओके, सो 3.5 से बढ़ गया उसका एवरेज, सो इंक्रीज बाय 3.5, दैट इज ऑप्शन ए इज Option करेक्ट। A. इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमने ऑलरेडी कल टेस्ट में डाला था, वो बता दिया है आपको, सो दैट आई विल नॉट डिस्कस नाउ। क्या था, 3 महीने का वहां पे रेनफॉल दिया हुआ है डायग्राम में, और आप अगर ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी में बताया कि जुलाई रेनफॉल इज, सर टेस्ट में आया था ना? तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि जुलाई का रेनफॉल हमेशा अगस्त से लोअर है, कम है, और पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आता है, आप पढ़ के देख लेना, ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस किया है, ये टेस्ट में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A variate takes 13 values which are arranged in ascending order of their magnitudes। देखो, वेरिएट मतलब एक वेरिएबल है, समझो वो है x, तो वो x के टोटल हमें 13 वैल्यूज दिए हैं, अलग अलग ऐसे 13 ऑब्जर्वेशन दिए हैं। 13 वैल्यूज मतलब 13 ऑब्जर्वेशंस, 13 ऑब्जर्वेशंस हमें दिए हैं। ओके, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, और ऐसे फाइंड किया गया कि 5th ऑब्जर्वेशन, 7th ऑब्जर्वेशन एंड 8th ऑब्जर्वेशन, ये जो है ये रिस्पेक्टिवली इनके वैल्यूज है। 5th ऑब्जर्वेशन है 4, 7th ऑब्जर्वेशन है 6 एंड 8th ऑब्जर्वेशन इज 9। तो फिर इस डेटा का मीडियन फाइंड करो। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो 13 ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही आएगा n का वैल्यू। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n इज इक्वल टू है 13। हमारा मीडियन का फॉर्मूला है, अभी n यहाँ पे ऑड है, तो ऑड के केस में मीडियन का फॉर्मूला कौन बताएगा? N plus 1 divided by 2. N plus 1 upon 2. n plus 1 upon 2th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे आएगा 13 plus 1 upon 2 th observation, that is 14 by 2, which is 7th observation। 7th observation. और 7th observation कितना दिया है यहाँ पे? 7th observation कितना है? 6, तो इसीलिए मीडियन कितना आएगा? 6, that is ऑप्शन बी। समझा क्या सब लोगों को? Yes, sir. Yes sir. अरे आप सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं आंसर्स? Yes, sir. I will not send the screenshot today onwards. You have to write down. सर मैंने आपको सॉल्यूशन सगत भेजी। Solution आपको लिखना है। I will not send the screenshot today onwards, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख नहीं रहे हैं। चलो ये तीसरे का सॉल्यूशन जिसने नहीं लिखा लिख लो। हिंदवी पूछो। सर एक बार सर अगला दिखाओ ना। सर इससे वो अभी 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो सर आप हमें सिखाने दोगे क्या? Which day? इसके बाद में का दिखाओ। कौन से डेट को बेटा? सर 23 जुलाई। 23 जुलाई, ओके श्योर। तब तक आपको मैं एक सब कुछ टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सर व्हाट इज सिलेबस फॉर एडवांस टेस्ट?
कल बोला ना रे? fractions and decimals सर and मैंने data handling from chapter. कल बोला था कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एंड डेटा हैंडलिंग ये दोनों चैप्टर ही रहेंगे एडवांस टेस्ट को, क्योंकि एडवांस टेस्ट का जो सिलेबस है वो मेंस लेवल में हम क्वेश्चन इजी पूछते हैं, एडवांस लेवल में थोड़े से टफ क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए सिलेबस वही रहेगा, यही दो चैप्टर रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का सर पर लेवल एडवांस नोट्स में डाटा हैंडलिंग नहीं है। दैट्स ऑल राइट। इसी चैप्टर के मैं थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन बना के आपको पूछने वाला हूँ, ओके। एडवांस टेस्ट का मीनिंग यही है कि आपको वही सिलेबस लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट, ओलंपियाड लेवल ओके के सर। क्वेश्चन। बोलो अनुष्का बेटा। सर उसमें वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो भी आएगा एडवांस टेस्ट में? यस यस, एडवांस का जो पीडीएफ आपको मैंने लिया है क्लास में, डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन के चैप्टर में से। और डेटा हैंडलिंग चैप्टर के क्वेश्चंस एमटीजी बुक के जो टफ क्वेश्चन है, टफेस्ट, सबसे डिफिकल्ट वाले, उसमें से आएंगे, ओके। ओके अभी मुझे बोलने का जरूरत नहीं, इसके बाद याद रखो, एडवांस्ड टेस्ट में सिलेबस जो है वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे आपको पता चल गया, जो भी एडवांस के पीडीएफ है जो आपको नोट्स मिला है जेरॉक्स उसमें से, और उसमें अगर वो चैप्टर नहीं है तो एमटीजी के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें भी जो टफ क्वेश्चन है, क्योंकि डेटा हैंडलिंग चैप्टर है ना, इससे ज्यादा टफ हम नहीं बना सकते, जितने एमटीजी में लेवल दिया है वो काफी है, इसीलिए उसका हमने सेपरेट जेरॉक्स नहीं दिया आपको। जो एडवांस का सिलेबस आपको दिया है वो उसी चैप्टर का दिया है जिस चैप्टर में हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं उसका लेवल। जैसे हमने डेसिमल में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो उसको थोड़ा बढ़ा लिया ऐसे, ओके। ये लिख लो क्वेश्चन 6 फास्ट। Nineteen students are there. Let me take attendance. हो गया क्या लिख के? यस सर। Yes, sir. ये कोई एक जन मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेजो प्लीज। कोई एक जन, आपको पता है कैसे लेना है पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट? किसको पता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। टाइम हो गया। So time हो गया. क्वेश्चन 7, ओनली 2 minutes are remaining, ओके ठीक है। वी विल स्टॉप हियर, बाकी के डाउट्स हम फ्राइडे को डिस्कस करें। 1 मिनट, कोई Bye, sir. मीटिंग? बाय सर, गुड नाइट। नो नो, डोंट लीव, वेट। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर कुछ लोग लेव हो गए। ओके, आज का होमवर्क क्या है सब लोग डायरी में लिखो। डेटा हैंडलिंग लेवल 1 एमटीजी के सारे क्वेश्चंस, लेवल 1 लेवल 2, मैच द फॉलोइंग, कॉम्प्रिहेंशन, इंटीजर, ओलंपियाड तक, हॉट्स कॉर्नर तक। राइट डाउन एवरीवन, मैथ्स होमवर्क टू बी कंप्लीटेड बाय फ्राइडे। फ्राइडे तक कंप्लीट करना है। चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय सर। सर हैव अ गुड नाइट। Bye, sir. बाय, Bye, sir. Good night. गुड नाइट।